लालच वो बुरी बला है जो किसी भी इंसान के ऊपर अगर एक बार हावी हो जाए तो फिर वो इंसान किसी भी हद तक कदम उठाने को मजबूर हो जाता है, ये जानते हुए भी कि गलत रास्तों पे चलना खतरों से खाली नहीं है। आज की कहानी में भी सेम कुछ ऐसी होता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ एक व्यक्ति की मौत हो जाती है, बल्कि जब इसका असलियत उसके परिवार वालों को मालूम चलता है तो खुद उन्हें भी अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हसमुद्दीन और आप देख रहे हैं सफ़र क्राइम तक। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने वाला हूँ, ये घटना है असम प्रदेश के गुवाहाटी शहर की। गुवाहाटी का एक थाना पड़ता है जुलकबारी। बात कर रहा हूँ मैं 5 फरवरी 2024 के शाम के करीब 4 बजे के आसपास। दरअसल इसी जुलकबारी थाने में एक व्यक्ति फ़ोन करता है और पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मेरा नाम प्रकाश थापा है और मैं रेडिसन ब्लू होटल से बोल रहा हूँ। दरअसल इस होटल के कमरा नंबर 922 में एक व्यक्ति का डेड बॉडी पड़ा है, आप जल्दी से आ जाइए। प्रकाश जैसी इस तरह की बातें पुलिस वालों से कहता है, पुलिस फ़ौरन अपने टीम के साथ होटल में पहुंचती है और सबसे पहले उस डेड बॉडी को चेक करती है। तो मालूम चलता है कि मरने वाले व्यक्ति की उम्र लगभग 44 से 45 साल के आसपास है। उसके डेड बॉडी को देखकर अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद उस व्यक्ति ने अपनी आखिरी सांस तक लड़ाई किया था, जिससे ये भी अंदाज़ा लगाया जाता है कि शायद अपराधी एक नहीं होंगे बल्कि एक से ज़्यादा होंगे, क्योंकि इस डेड बॉडी के नाक और मुंह से काफ़ी मात्रा में खून बह रहा था। पुलिस घटनास्थल की बड़ी बारीकी तरीके से मुआयना करती है, पर बावजूद इसके पुलिस के हाथ कोई सबूत नहीं मिलता है। पुलिस जब उस डेड बॉडी के बारे में मैनेजर प्रकाश से पूछताछ करती है तो प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, जब मैंने आपको कॉल किया था ठीक उससे 10 मिनट पहले रिसेप्शन पे एक अननोन नंबर से फ़ोन आया था। फ़ोन करने वाले व्यक्ति ने बताया कि जो आपके होटल के कमरा नंबर 922 में व्यक्ति ठहरा है, दरअसल उसकी तबीयत खराब है और उसे तुरंत हॉस्पिटल लेकर के जाइए। जब मैं चेक करने के लिए कमरे में आया तो मैं इसे मृत अवस्था में देखा। पुलिस प्रकाश से पूछताछ करती है कि ये व्यक्ति है कौन और रहने वाला कहाँ का है। प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, ये हमारे होटल का रेगुलर कस्टमर है, जिसका नाम है सुरेश कांबले। सुरेश कांबले जो पुणे शहर का रहने वाला है, एक डायमंड और कार का बहुत बड़ा व्यवसायी है। प्रकाश पुलिस वालों से कहता है कि साहब, सुरेश अपनी एक महिला मित्र के साथ इस कमरा को बुक किया था। जैसे ही महिला का नाम लेता है, पुलिस प्रकाश से फिर से पूछताछ करती है कि वो महिला कौन है और कहाँ पे है। इस पे प्रकाश पुलिस को जवाब देता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम है कि वो कहाँ पे है, पर उसका नाम है अंजलि साहब, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा जिला की रहने वाली है। अंजलि जिसकी उम्र है लगभग 27 साल के आसपास। पुलिस सबसे पहले डेड बॉडी को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। साथ ही साथ इस बात की जानकारी सुरेश के परिवार वालों को दे देती है। सुरेश के परिवार में उसकी पत्नी के अलावा एक 13 साल की बेटी है और एक छोटा भाई है, जिसका नाम है विशाल कांबले। इधर विशाल को जैसे ही मालूम चलता है, पुणे शहर से चलकर गुवाहाटी में पहुंच जाता है और फिर पुलिस विशाल के तहरीर पे धारा 302 के तहत मुकदमा दर्ज करती है और इस केस की छानबीन करना शुरू करती है। पुलिस इस केस की छानबीन करने के लिए सबसे पहले होटल में लगे सीसीटीवी को चेक करती है। पुलिस जब सीसीटीवी को चेक करती है तो आखिरकार उस सीसीटीवी में शाम के करीब 3:45 बजे के आसपास अंजलि एक व्यक्ति के साथ होटल से बाहर जाते हुए दिखाई देती है। पुलिस जब उस व्यक्ति के बारे में होटल मैनेजर प्रकाश से पूछताछ करती है तो प्रकाश कहता है कि साहब, मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये व्यक्ति कौन है, लेकिन ये व्यक्ति हमारे ही होटल के कमरा नंबर 1024 बुक किया है। पुलिस जब जा कर के रजिस्टर को चेक करती है तो मालूम चलता है कि उसका नाम विकास शाह है। विकास जिसकी उम्र है लगभग 27 साल, जो खुद पश्चिम बंगाल के ही हावड़ा जिला का रहने वाला है। पुलिस जैसे ही दोनों को सीसीटीवी में देख लेती है, उसके बाद से पुलिस दोनों का मोबाइल नंबर लेकर के सर्विलांस पे डाल देती है। दरअसल दोनों का मोबाइल ऑन ही नहीं था, बल्कि लोकेशन भी दिखाता है। दोनों का लोकेशन गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन का दिखाता है। लेकिन इससे पहले कि पुलिस अपने टीम के साथ गुवाहाटी के रेलवे स्टेशन पर पहुंचती, इन दोनों का लोकेशन गुवाहाटी के एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए दिखाई देने लगता है। पुलिस उस लोकेशन का पीछा करना शुरू कर देती है और गुवाहाटी के एयरपोर्ट के रास्ते पे ही एक प्राइवेट टैक्सी से पुलिस विकास और अंजलि दोनों को अपने कस्टडी में लेकर शाम के करीब 5 बजे के आसपास थाने में पहुंच जाती है और फिर दोनों से सुरेश की हत्या के बारे में पूछताछ करती है। इस पे विकास और अंजलि दोनों बड़ी आसानी से अपनी सच्चाई ही कबूल नहीं करते हैं,
बल्कि जब इस हत्या की पूरी कहानी बताते हैं तो वाकई में इसे सुनने के बाद खुद सुरेश के भी परिवार वालों को अपने कानों पर यकीन नहीं होता है। दरअसल इस कहानी की शुरुआत होती है घटना से ठीक लगभग 1 साल पहले, जब सुरेश अपने बिजनेस के सिलसिले में कोलकाता के नेताजी सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट के रेस्टोरेंट में जाता है। जब इस रेस्टोरेंट में पहुंचता है, इसी रेस्टोरेंट में सुरेश पहली बार अंजलि शाह को देखता है। दरअसल अंजलि इसी रेस्टोरेंट में स्टोर मैनेजर है। सुरेश जब पहली बार अंजलि को देखता है तो उसकी खूबसूरती देख उसके तरफ देखते ही रह जाता है। उसके बाद से सुरेश जब भी कोलकाता में अपने बिजनेस के सिलसिले में जाता है, अक्सर इस रेस्टोरेंट में जाता है और फिर अंजलि से बातचीत करने के लिए उसके करीब जाने की कोशिश करता है। बार बार जब रेस्टोरेंट में जाता है और अंजलि की तरफ देखता है तो अंजलि को भी देखकर ये समझने में देर नहीं लगता है कि सुरेश उसे पसंद करने लगा है। हालांकि सुरेश और अंजलि के बीच में उम्र का काफ़ी फासला होता है। चूँकि अंजलि उस रेस्टोरेंट का स्टोर मैनेजर थी, एक दिन जा कर के सुरेश से बातचीत करती है। सुरेश और अंजलि जब पहली बार एक दूसरे से बातचीत करते हैं तब जाकर के अंजलि को मालूम चलता है कि सुरेश एक डायमंड और कार का बहुत बड़ा व्यवसायी ही नहीं है, बल्कि उसके पास काफ़ी सारा पैसा भी है। जैसे ही अंजलि को मालूम चल जाता है कि सुरेश के पास अच्छा खासा पैसा है, अंजलि भी अपने आप को नहीं रोक पाती है और फिर सुरेश से दोस्ती कर लेती है। सुरेश और अंजलि के बीच में जब दोस्ती हो जाती है, पहले तो दोनों फ़ोन पे एक दूसरे से बातचीत करते हैं, लेकिन बातचीत करते करते दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ जाते हैं कि आखिरकार सुरेश और अंजलि के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। सुरेश और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, उसके बाद से दोनों एक दूसरे से मुलाकात ही नहीं करते हैं, बल्कि सुरेश अंजलि को महंगे महंगे गिफ्ट भी ला करके देने लगता है, जिसे देखकर अंजलि भी अपना दिल खोल करके सुरेश के ऊपर अपना प्यार लुटाने लगती है। हालांकि जब दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग शुरू होता है, इस बात की जानकारी सुरेश की पत्नी को कभी नहीं मालूम चलता है। धीरे धीरे लगभग 1 साल का समय गुजरता है। इस 1 साल में सुरेश और अंजलि कई बार एक दूसरे से मुलाकात भी करते हैं, पर जैसे ही 1 साल का समय गुजरता है, इधर अंजलि के जीवन में विकास सा एंट्री कर जाता है। विकास जो पश्चिम बंगाल के ही हावड़ा जिला का रहने वाला है, जो एक प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। विकास और अंजलि की जब मुलाकात होती है, दोनों के बीच में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो जाता है। लेकिन विकास और अंजलि के बीच में जब प्रेम प्रसंग शुरू होता है, अंजलि सुरेश के बारे में विकास को कुछ भी नहीं बताती है, बल्कि वक्त निकालकर दोनों के साथ घूमना शुरू कर देती है। पर जैसे ही कुछ महीने का समय गुजरता है, एक दिन सुरेश को मालूम चल जाता है कि अंजलि का विकास के साथ में भी प्रेम प्रसंग शुरू हो चुका है। सुरेश को जैसे ही अंजलि की सच्चाई मालूम चलता है, सुरेश काफ़ी गुस्से में आ जाता है और अंजलि को समझाते हुए कहता है कि तुम विकास को छोड़ दो। लेकिन अंजलि विकास को छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं होती है, बल्कि सुरेश को जवाब देते हुए कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, बल्कि आज के बाद से मैं तुमसे कभी मुलाकात भी नहीं करूंगी। जैसे इस तरह की जवाब देती है, सुरेश काफ़ी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि सुरेश अंजलि से शादी करने का फैसला कर चुका था। सुरेश अंजलि को काफ़ी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अंजलि सुरेश की बात मानने के लिए तैयार ही नहीं होती है। इधर सुरेश को जब पूरा यकीन हो जाता है कि अंजलि अब उसकी बात नहीं मानेगी, अब सुरेश अंजलि को ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। दरअसल सुरेश और अंजलि जब दोनों एक दूसरे से मुलाकात करते थे, उस पल का सुरेश अपने मोबाइल में कुछ आपत्तिजनक फ़ोटो और वीडियोज़ कैप्चर कर लिया था। सुरेश उसी फ़ोटो और वीडियोज़ को अंजलि को दिखाकर उसे धमकाने लगता है। कहता है कि अगर तुम मेरी बात नहीं मानोगी तो ये सारा फ़ोटो और वीडियोज़ मैं विकास को भेज दूंगा। हालांकि सुरेश जब अंजलि को इस तरह की धमकी देता है, अंजलि उसके धमकियों से भी नहीं डरती है। इसलिए एक दिन सुरेश वो सारा फ़ोटो और वीडियोज़ विकास के नंबर पर भेज देता है। इधर विकास जब उस फोटो और वीडियोज़ को देखता है, इस बारे में अंजलि से पूछताछ करता है, तो अंजलि भी विकास को सारी सच्चाई बता देती है। कहती है कि हाँ, सुरेश के साथ में मेरा प्रेम प्रसंग चल रहा था, पर जब से मैं तुमसे मिली हूँ उसके बाद से सुरेश से मैंने रिश्ता तोड़ लिया है। लेकिन वो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रहा है, बल्कि ये फ़ोटो और वीडियोज़ दिखाकर मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अंजलि जब इस तरह की बातें विकास से कहती है, विकास भी उसकी बातों में आ जाता है, क्योंकि विकास भी अंजलि को इतना प्यार करने लगा था कि उसे शादी करने का फैसला कर लिया था। इसीलिए अंजलि और विकास दोनों बैठ करके राय मशविरा करते हैं और आखिरकार इसका एक हल निकालते हैं। विकास अंजलि को समझाते हुए कहता है कि तुम सुरेश को कोलकाता के किसी होटल में बुलाओ, एक मीटिंग रखो, उसमें मैं भी शामिल रहूँगा
और फिर बातचीत करके सुरेश का वो मोबाइल कैसे भी उसे छीन लेंगे। जब इस तरह के सुझाव देता है, इसी सुझाव को लेकर के अंजलि एक दिन सुरेश के नंबर पर फ़ोन करती है और उसे एक आखिरी बार मिलने के लिए कहती है। लेकिन कोलकाता में जब उसे मिलने के लिए बुलाती है, इधर सुरेश को भी अंजलि पे भरोसा नहीं होता है। सुरेश कहता है कि अगर वाकई में तुम मुझसे मिलना चाहती हो तो जहाँ पे मैं बुलाऊँ वहाँ पर मिलने के लिए आओ। सुरेश कहता है कि मैं गुवाहाटी के एक होटल में कमरा बुक करता हूँ, तुम वहीं पे मिलने के लिए आ जाओ, पर याद रखना तुम्हारे साथ विकास नहीं होना चाहिए। जब ये सारी शर्तें अंजलि के सामने रखता है, अंजलि ये सारी बातें विकास को बताती है। विकास उसे सुझाव देते हुए कहता है कि जहाँ पे वो बुला रहा है तुम वहीं पे मिलने के लिए जाओ। जिस होटल में वो कमरा बुक करेगा मैं खुद वहाँ पहुँच जाऊँगा। 5 फरवरी 2024 को इधर सुरेश जब रेडिसन ब्लू में कमरा नंबर 922 बुक कर लेता है, वहीं पे अंजलि को भी मिलने के लिए बुलाता है। अंजलि जब गुवाहाटी में पहुंचती है, सुरेश अंजलि को लेकर के इसी होटल के कमरा नंबर 922 में लेकर जाता है। लेकिन जैसे ही होटल में पहुंचता है, इधर अंजलि इस बात की जानकारी विकास को दे देती है। विकास भी इसी रेडिसन ब्लू होटल में कमरा नंबर 1024 बुक कर लेता है। विकास भी इस होटल में एंट्री कर लेता है। लेकिन अंजलि और सुरेश जब कमरे के अंदर एंट्री करते हैं, थोड़ी देर तो बातचीत करते हैं, लेकिन उसके बाद सुरेश बाथरूम में चला जाता है। सुरेश जैसे ही बाथरूम में जाता है, इधर अंजलि इस बात की जानकारी विकास को दे देती है और साथ ही साथ उस कमरे का दरवाज़ा खोल देती है। जैसे ही दरवाज़ा खोलती है, विकास एक बैग लिए उस कमरे में एंट्री कर जाता है और दरवाजे को अंदर से लॉक कर देता है। दरअसल विकास ने अपने षड्यंत्र के तहत पहले से ही अपने बैग में एक रस्सी और कुछ नींद की गोलियां लेकर के गया था। पर जैसे ही कमरे के अंदर एंट्री करता है, इधर सुरेश भी बाथरूम से बाहर निकल जाता है और अपने सामने विकास को देख लेता है। सुरेश जैसे ही विकास को देखता है, उससे लड़ बैठता है। उसके बाद से विकास और सुरेश के बीच में हाथापाई शुरू हो जाती है। दोनों के बीच में जब हाथापाई शुरू होती है, इधर अंजलि भी विकास का साथ देने लगती है। उसके बाद से विकास और अंजलि दोनों मिल करके सुरेश की इतनी बुरी तरीके से पिटाई करते हैं, जिस वजह से सुरेश वहीं पे बेहोश हो जाता है। उसके बाद से ये दोनों मिल करके सुरेश का मोबाइल ले लेते हैं और करीब 3:45 बजे के आसपास होटल से बाहर निकल जाते हैं। उसके बाद से दोनों सीधे गुवाहाटी रेलवे स्टेशन पर जाते हैं ताकि वहाँ से ट्रेन पकड़कर कोलकाता चले जाएं। लेकिन रेलवे स्टेशन पर जब पहुँचते हैं, तब मालूम चलता है कि उस वक्त गुवाहाटी से कोई भी ट्रेन कोलकाता के लिए थी ही नहीं। इसलिए इधर विकास अब रेडिसन ब्लू होटल के रिसेप्शन पे फ़ोन करता है और वहाँ पे खबर देता है कि कमरा नंबर 922 में जो व्यक्ति ठहरा है, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है, उसे ले जा करके दिखाओ। विकास को लगता है कि शायद उस कमरा में सुरेश अभी भी बेहोशी की हालत में होगा। लेकिन इधर जैसे ही होटल मैनेजर प्रकाश थापा जब कमरे के अंदर एंट्री करता है, तो देखता है कि सुरेश की मौत हो चुकी है। वाकई में विकास और अंजलि जब ये पूरी कहानी पुलिस को बताते हैं, पुलिस इन दोनों के ही तहरीर पर अपने कस्टडी में लेकर अगले दिन जिला अदालत में पेश करती है, जहां से इन दोनों को जेल भेज दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना के बारे में आप क्या सोचते हैं? आप अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। जाते जाते मैं आपको बता दूं कि कुछ मेरे व्यूअर्स हैं जो रोज़ाना मेरे इस वीडियो को देखते ही नहीं हैं, बल्कि अपना कीमती समय निकाल कर मुझे अपना प्यार भी देते हैं। जिनमें से एक का नाम है अनिल यादव। अनिल यादव जो आजमगढ़ उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। दूसरे मेरे व्यूअर हैं हरिराम सिंह। हरिराम सिंह जो गुरुग्राम हरियाणा प्रदेश के रहने वाले हैं। मैं आप दोनों व्यूअर्स को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। कल फिर मिलते हैं एक और नई सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।